हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने 4th चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर जो हमने आपके लिए लाया था दोस्तों, जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। तो हम आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने जब आपको ये चैप्टर की शुरुआत की थी जस्ट प्रीवियस डे में, लेक्चर नंबर 1 हमने किया था और आपको बताया था कि ये चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, ये सभी चीज हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक इसका पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कर सकते हो, और साथ ही में आप प्लेलिस्ट हमारा जो है उसको भी कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे हमने पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जितने भी हो चुके हैं सब चीज वहां पे अवेलेबल है। पूरा का पूरा वीडियोस अच्छे से लेक्चर्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है और रखा हुआ है। वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, आपको ईजी हो जाएगा ढूंढने में और ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से जाओ, पढ़ो और उसको कंसेप्चुअल नॉलेज को जितना हो सके उतना क्लियर करो। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे 2 और चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस और मोटिवेशन वीडियोस डालते हैं। तो प्लीज चेकआउट कर लेना जाके, और JR व्लॉग्स जो हमने व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत की है नई तो उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की। और आज का हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर का जो हमने लेक्चर नंबर 1 में शुरुआत किया था। हमने आपको बताया था किस हिसाब से जो रिवर्स होते हैं वो कैसे पहाड़ों में से निकलते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं और सॉइल को इरोजन करते हैं। तो वही चीज हम लोग आपको आज आगे बढ़ाएंगे, और टॉपिक जो है हमारा दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय द रिवर्स। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लेना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स, ये हमारा पहला टॉपिक का नाम है। ऐसे 2-3 टॉपिक आज पढ़ने हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। अच्छे से समझ लेना, कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जो भी रिवर होता है, हमने एक चीज डिस्कस किया कि रिवर कभी भी फ्लैट फ्लो नहीं होता है। रिवर जो होता है वो कभी भी एक पहाड़ों से निकल के आता है और वो डाउनवर्ड स्लोप में बहता है, तभी तो उसके पास एक स्पीड होता है। जो भी पानी बहता है, जैसे गंगा का एग्जांपल दिया था, गंगोत्री नदी, गंगोत्री स्ट्रीम से वो कैसे बाहर निकल के आता है एंड वो कैसे बहता है। ठीक है ना, तो डाउनवर्ड बहता है और फ्लो में बहता है। और हमेशा जो फुट हिल्स होता है, जो नीचे पहाड़ों का जो इलाका होता है जिसको फुट हिल्स बोलते हैं, जैसे कि समझ लो ये पहाड़ है आपका, ठीक है ना, ये आपका पहाड़ है, तो ये जो एरिया होता है ना, इतना, ये जो इतना हो रहा है, ये क्या है, फुट का पैर है, हिल्स, फुट हिल्स बोलते हैं ना। जैसे हमारा पैर को नीचे वाले पार्ट को हम लोग फुट बोलते हैं ना, हमारा फुट, वैसे ये हिल्स का क्या है, फुट है, तो फुट हिल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फुट हिल्स जो होता है, लिख देता हूं यहां पे फुट हिल्स। तो ये जो फुट हिल्स जो होते हैं नॉर्मली, यहां पे क्या होता है कि डिकम्पोजिशन या फिर मैं बोलूं डिपोजिशन होने लगता है। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो ये आप चीज, ये वर्ड दिख रहे हो यहां पे, डिपोजिशन। तो ये जो डिपोजिशन है, अब जब भी पानी जब ऊपर से बह के आ रहा है तो जब वो नीचे तक आएगा तो पानी अपने साथ में बहुत सारी मिट्टियां, सैंड्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के टुकड़े होते हैं, वो सबको बहा के अपने पास लेके आएगा। तो वहां का जो डिपोजिशन है वो इन वजह से होने लगता है, यानी कि जो फुटहिल्स होता है वहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे सैंड एंड बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल जो है वहां पे जमा होने लगते हैं, एंड जिसके वजह से एक पर्टिकुलर ट्रायंगुलर शेप जो है वो डेवलप हो जाता है। आप अगर बुक में डायग्राम में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पे एक ट्रायंगुलर शेप में नजर आ जाता है आपको, और उस चीज को हम लोग एलुवियल फैन कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में वो चीज जो फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पे क्या हो जाता है, एक ढेर लग जाता है। ठीक है ना, यहां पे जब ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा क्या हो जाता है, मिट्टियां जो है जमा होने लगती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप जैसा दिखता है और ये एलुवियल फैन कहलाता है। ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिल भी जाएगा, अच्छे से आप देखोगे तो एलुवियल फैन। ठीक है ना, तो ये वहां पे फॉर्मेशन होता है, एंड जैसे जैसे जो स्टिफनेस होता है, मतलब जितनी वो पतली होती जाएगी ना, जो स्लोप होता है, जो नदियां बह के आ रही है, जितनी पतली होती जाएगी, जैसे जैसे वो डिक्रीज होते जाएगा, तो जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी था रिवर का, जो रिवर जितनी स्पीड से बह रहा था, और रिवर साथ में अपने मिट्टी और ये सबको ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना, ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहा था ना, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो चीज पतला हो गया तो उसके अंदर जो फ्लो हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन वो कर रहा था, जो साथ में मिट्टी वगैरह वो लेकर आ रहा था, वो भी कम हो जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो ये सब चीज होने लगता है, एंड साथ ही में उसका जो फ्लोइंग कैपेसिटी होता है वो भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। यानी जो नदी हो जाती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, स्लो बहना शुरू करती है, क्योंकि वहां पे पतला हो गया ना वो चीज, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और वहां पे क्या आ जाता है, धीरे धीरे स्मॉल ऑब्स्टेकल्स, यानी कि कुछ रुकावटें, बहुत सारी पत्थर, चट्टाने, वहां पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आने लगते हैं। और वो टाइम पे क्या होता है कि जो रिवर होता है वो कहां पहुंच जाता है, रिवर रीचेज द सी। उसके बाद जो है रिवर वहां से निकलता है और समुद्र की तट तक जाता है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो रिवर के आसपास का जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पत्थर के चट्टानों के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे रेत के टुकड़े होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे बैंक के आसपास जमा हो जाता है। बैंक मतलब क्या होता है, कोई भी नदी
के आसपास आप देखोगे तो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, नदी बह रही है, आपने देखा है, तो नदी के बाहर आसपास आपने देखा होगा कीचड़ वाली जमीन होती है, थोड़ी सी दलदल वाली जमीन होती है, थोड़ी सी रेती वाली, तो उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो नदी के बैंक के किनारे, रिवर ऑफ द बैंक, ठीक है ना, बैंक ऑफ द रिवर माफ कीजिएगा, तो उसके आसपास बहुत सारी ऐसे सेडिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो जो फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे अलग अलग डिकम्पोजिशन सेडिमेंट्स के जो है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नदी की लंबाई कितनी है, यानी कि लेंथ ऑफ द रिवर, कितना लंबा नदी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ रिवर, ठीक है, लेंथ ऑफ द रिवर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर और अगर हम बात करें पानी कितना है, यानी कि जो नदी की लंबाई कितनी है, लेकिन साथ में जो वाटर है वो भी कितना बड़ा है, वॉल्यूम कितना है उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जो जमा होता है ना आसपास, सेडिमेंट्स जो जमा होते हैं बैंक ऑफ द रिवर के आसपास, रिवर ऑफ द बैंक के आसपास, तो ये जो चीजें हैं वो जमा होती है। ये सब कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स है, कितना अमाउंट ऑफ स्लोप तक, कितनी ऊंचाई से पानी बह के आ रहा है, ये सभी चीज जो है ये डिटरमाइन करता है। और इसीलिए जो लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि फ्लड लीव्स हो गया, फ्लड पेन्स हो गया, डेल्टा हो गया, ये सभी चीज का फॉर्मेशन होता है और डिपोजिशन होता है। तो एक डायग्राम में वो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, वो डायग्राम में छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूं, ये आपको अपने बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बना दूं डायग्राम पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। समझ लो, इस प्रकार का आपका शेप रहेगा, ठीक है। और यहां पे नॉर्मली क्या होता है, रिवर बेड के हिसाब से मैं अगर बात करूं, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से एक बार समझ लो आप लोग, फिर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे समझ लो रिवर है, यहां पे क्या है, रिवर, यहां पे क्या है, रिवर है। इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आपका ये जो एरिया है इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, यानी कि एक लेवल होता है, एक लेवल होता है फ्लड का, यहां पे बारिश का जो भी पानी होता है या फिर जो भी वाटर सिस्टम होता है, फ्लड का जो बहता हुआ पानी रहता है उसका एक लेवल होता है जिसको फ्लड प्लेन बोलेंगे, ठीक है। फिर ये जो एरिया होता है ना, ये जहां से वो उठ रहा है यहां पे, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लड लीव्स। तो यानी कि हमने ये जो पढ़ा अभी पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, तो ये जो लेंथ ऑफ द मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ द रिवर हो गया, वॉल्यूम ऑफ द रिवर, तो ये जो कुछ फैक्टर्स है ना, इसके वजह से ये सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। फ्लड लीव्स होता है, फिर रिवर होता है, फिर वापस से यहां पे फ्लड लीव्स हो जाता है, ठीक है, यहां पे फ्लड लीव्स वापस से आ जाएगा एंड फिर यहां पे वापस से क्या आ जाएगा, फ्लड प्लेन आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये फ्लड लीव्स और फ्लड प्लेन जो है दिखते हैं एंड नॉर्मली इस हिसाब से ये चीज के हिसाब से आप जज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यही था हमारा किस चीज के बारे में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स, किस प्रकार से बनते हैं, एक रिवर का सिस्टम जो होता है वो इस प्रकार से होता है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है यहां पे आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार जो वर्किंग है, किसका वर्किंग दोस्तों, रिवर का, किस प्रकार वर्किंग और जो रिवर है और लैंडफॉर्म जो है आपस में वर्क करते हैं और किस प्रकार सॉइल को वो लेके जाते हैं, उसका इरोजन करते हैं। वैसे एक टॉपिक यहां पे एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है जो कि है वर्किंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड द लैंडफॉर्म्स, किस प्रकार ग्लेशियर्स की वजह से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो एक और टॉपिक आज पढ़ लेते हैं फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूं ग्लेशियर्स के हिसाब से कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसको भी थोड़ा सा समझ लो, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, कहां गया मेरा मार्कर डस्टर, ओके ठीक है, मैं इसको रफ कर लेता हूं। चलो, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है दैट इज वर्किंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म्स। इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एंड आप लोग अपना टेक्स्ट बुक भी साथ में रख लेना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें जो होती है वो हम डायग्राम नहीं बना पाते, तो आप लोग डायग्राम वहां से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, दूसरा वाला हेडिंग जो है हमारे आज के लिए जो कि है वर्क ऑफ द ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म, ठीक है, वर्क ऑफ द ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म्स। ओके, अब इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहां पे अगर मैं बताऊं कि कुछ कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, और आप जानते हैं वो रीजन में ग्लेशियर्स जरूर से होते हैं। आप कोई भी कंट्री चले जाओ, जैसे कि आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड सबसे ग्लेशियर वाला कंट्री यानी बर्फ वाला कंट्री माना जाता है। नाम में देखो आइसलैंड है, नाम में आइसलैंड है, लेकिन ये इसमें ज्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन एक ग्रीनलैंड भी कंट्री है, थोड़े से ऊपर है इसके। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो ग्रीनलैंड भी एक कंट्री है, तो ग्रीनलैंड में ज्यादा बर्फ है, तो वहां पे ना बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी वैसा है, और बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है किसके बिलो है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है कोई भी चीज जब फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो रहेगी तो वो चीज क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। और ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये जो ग्लेशियर जो होते हैं ना, ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बर्फ के पहाड़ी होते हैं ना,
ग्लेशियर्स बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, वही तो ग्लेशियर जिस उसको कड़क कड़क हो जाते हैं ना, वही तो होते हैं ना बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर उसको ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है हम सब जानते हैं दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना, सब जानते हैं यार, अब बोल दो यार, अभी तो लिख भी दिया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कोई भी चीज अगर 0 से नीचे जाएगी, माइनस में जाएगी, तो ऑब्वियसली वो फ्रीज हो जाएगी, यानी बर्फ बन जाएगी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी, यानी कि वो ग्लेशियर जैसे बन जाएगी, बड़े बड़े चट्टान जो बर्फ के बनते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर्स होते हैं ना स्नो के, ठीक है, बड़े बड़े जो स्नो के जो लेयर्स होते हैं, ये अर्थ के ऊपर जमा होने लगते हैं, क्योंकि जब वहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो स्नोफॉल भी होता है, स्नोफॉल हो के क्या हो जाता है, बर्फ का पहाड़ जैसा बन जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लेयर्स जो है स्नोफॉल की वजह से वहां पे तैयार हो जाते हैं, और जिसके वजह से वो जो ऑब्जेक्ट रहता है यानी ग्लेशियर जो बनते जाते हैं, उसका वेट जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और इसका जो वेट होता है वो ऐसा नहीं है कि किसी 5-10 किलो 25-60 किलो 100 किलो के आसपास होता है, उसका वेट इतना भारी होता है यार कि एक मतलब क्या बोलो, एक बड़ी बड़ी जहाज, शिप होती है ना, शिप, बड़े बड़े जहाज, उसके बराबर वजन रहता है, यानी उससे बड़े बड़े जो होते हैं उससे भी भारी भारी, यानी टन्स में होता है, लगभग हजारों टन लाखों टन, इतने इतने भारी भारी ग्लेशियर्स हो सकते हैं, इतना ज्यादा उनका वजन होता है। ठीक है, लंबे चौड़े किलोमीटर्स के हिसाब से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी फॉर्मेशन होते हैं। और उसके जो बेस होता है, ये जो लेयर्स होते हैं ना जो मैं बात कर रहा था, उसमें जो बेस होता है ग्लेशियर का, समझ लो इमेजिनेशन के तौर पर, इमेजिन करता हूं, यहां पर मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, समझ लो एक बहुत बड़ा क्या है, एक यहां पे ग्लेशियर है, समझ लो इस प्रकार का। ठीक है ना, 3D में इमेजिन कर लो यार, ठीक है ना, समझ लो इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, पूरा एक बर्फ से बड़ा हुआ एक क्या है, बड़ा सा ग्लेशियर है। ठीक है ना, ये पूरा यहां से एक ग्लेशियर है। तो इसका जो नीचे का जो पार्ट रहेगा, जो नीचे का पार्ट रहेगा, ये सबसे पहले पिघलना शुरू करता है कि नहीं, पिघलना जो है उसका नीचे का पार्ट पिघलना शुरू करेगा। दो रीजन की वजह से, एक तो प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, दूसरा रीजन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब होता है, कोई भी छोटी छोटी चीज जब टूट के ऊपर आएगी तो उसके ऊपर रगड़ खाएगी, तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट होगा, और उसके वजह से मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा। यानी कि मेल्टिंग होना जो है धीरे धीरे ये जो है शुरू होता है, एंड प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से ये मेल्ट होते हैं, और धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, स्लोप के ऊपर से यहाँ पे पिघलना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि पिघलना और धीरे धीरे गिरना स्लोप के अकॉर्डिंगली वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसी की वजह से क्या होता है कि ये जब वो पिघलता है नीचे गिरता है, तो वो कहीं ना कहीं वो नदी में चले जाता है, यानी रिवर में चले जाता है। तो लाइक द रिवर, जो ग्लेशियर जो होता है ना, ये भी क्या करता है, इरोजन को करता है। जैसे कि आपने देखा कि नदी का पानी जब बहता है तो वो मिट्टी और सैंड वगैरह को बहा के अपने साथ लेके जाता है, तो सेम इसी प्रकार जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसमें भी क्या हो गया, वो टूटा हुआ बर्फ, पिघला हुआ बर्फ और पानी, वो पूरा वो भी क्या करेगा, इरोजन करेगा। यानी सॉइल को इरोजन करने में किसका हाथ है, ग्लेशियर का भी हाथ है। इसीलिए ये टॉपिक का नाम है वर्क ऑफ द ग्लेशियर एंड द लैंडफॉर्म्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लैंडफॉर्म्स है इसको बनाने में सिर्फ नदी का हाथ नहीं है, ग्लेशियर्स का भी उतना ही बड़ा हाथ है। तो वो कैसा होगा, तो इरोजन करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है और डिपोजिशन भी करवाता है। ठीक है ना, ये भी तीनों चीज करवाता है। तो वो कैसे करवाता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इरोजन वर्क, इरोजन कैसे होता है ग्लेशियर से, वो हम लोग यहां पे नजर डालेंगे। ठीक है, तो हमारा वही टॉपिक है सबसे पहले, दैट इज इरोजन। इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है वो अपना इरोजन कैसे करवाते हैं ये हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर। तो यहां पे सबसे पहली बात ये है कि ये जो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इनकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू रिवर। हमने रिवर देखा था कि जब वो पहाड़ पे से नीचे से गिरते हैं तो बहुत ही स्पीड से गिरते हैं, नदी जो है बहुत तेजी से नीचे आती है, उसकी जो फ्लड होती है, उसकी जो धाराएं होती है, वाटर जो होता है वो फास्ट जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है, यहां पर जो स्पीड होती है ना, जो वेलोसिटी जो होती है दोस्तों इस चीज की ग्लेशियर्स के पिघलने की, ये थोड़ी सी स्लो होती है, लेस होती है अगर कंपेरेटिवली बात किया जाए। तो जब स्लो होगी तो जो मास होगा ना आइस का, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यानी कि पहली बात तो स्लो है, लेकिन बर्फ जो है पानी के कंपैरिजन में थोड़ा वजनदार होता है ना, कंपैरेटिवली डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, डेंसिटी नहीं ज्यादा होती, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मास थोड़ा ज्यादा होता है। एंड हेंस ग्लेशियर्स जो होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे धीरे खुद ही धीरे धीरे इरोड होने लगते हैं, और क्या करते हैं, और आसपास जो है बेड जो होता है, बेड मतलब जो नीचे का इलाका होता है उसमें वहां पे फॉर्मेशन होने लगता है। और धीरे धीरे जो इरोशनल वर्क है अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो वो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, जैसे सर्क्यूज बनता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करूंगा और ये सभी के डायग्राम आपको दिख जाएंगे आपके बुक के अंदर, इसको आप चेक कर सकते हो, प्लीज चेकआउट कर लेना। तो सर्क्यूज का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है ना, सर्क्यूज इज नथिंग बट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे आपको चीजें जो है वो देखने मिलेगी। ठीक है, सर्क्यूज जिसको हम लोग नॉर्मली फिर एक होता है दोस्तों यहाँ पे हाँ, सर्क्यूस मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि समझ लो ये पहाड़ है, मतलब बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर है, तो कभी कभी क्या होता है इस रीजन में, समझ लो ये जो रीजन है 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, ये रीजन में क्या हो गया, एक खड्डा पड़ जाता है। क्यों खड्डा पड़ गया, क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन जो है पिघल के अंदर धस गया है। समझ लो ये पूरा धस गया है अंदर, ये पूरा क्या हो गया है, अंदर की तरफ धस गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्क्यू, सर्क्यू आ जाना। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स के उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसी पर्टिकुलर जगह के अंदर पूरा वो चीज धस गया, क्योंकि वहां का जो बर्फ था वो मेल्ट हो गया, तो सर्क्यू वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। फिर एरिटीज होता है, ठीक है ना, एरिटीज,
ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दैट इज हॉर्न रोचे हॉर्न्स हो गया, ठीक है ना, HORNS हॉर्न्स, ये सब चीज बताऊंगा। फिर रोचे माउंटेनिस, ठीक है, या फिर शिप बैक्स बोलते हैं, इन शॉर्ट याद रखो यार, ये सब बहुत अलग अलग नाम है, शिप बैक्स हो गए। तो ये सब चीज के डायग्राम आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। बुक्स वगैरह के डायग्राम तो मिल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछता ड्रॉ करने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूं, कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इरोजन वो करवा रहे हो, और आसपास जो डिपोजिटरी बेड है वो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि आसपास जमीन के लेयर पे वो जमा हो रहे, जमीन पे वो जमा हो रहे वहां पे जाके, ठीक है। लेकिन उसके वजह से फॉर्मेशन क्या हो रहा है, सर्क्यूस, एरिटीज, हॉर्न्स, शिप बैक्स। तो यहां पे आप देखोगे अलग अलग हॉर्न्स मतलब क्या होता है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, ऊपर का, इसको बोलते हैं हॉर्न, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न्स बोलते हैं। ऊपर के पार्ट को सर्क्यूस तो मैंने बता दिया, अगर खड्डा हो रहा है इस प्रकार से तो उसको सर्क्यूस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको शेप्स देखने मिल जाएंगे। तो यू शेप वैल्यू होता है, फिर हैंगिंग वैल्यूज होता है, हैंगिंग वैल्यूज यानी कि एक पहाड़ के अंदर एक और पहाड़ इस तरह का, तो उसके अंदर आपको डायग्राम देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर लैटरल एंड मेडियल मोराइंस होते हैं, मोराइंस यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे, आपने देखा होगा कोई मूवी में पहाड़ ऐसा सरकता है, ग्लेशियर्स पिघल के नीचे जब गिर रहे हैं, आपने देखा होगा बाहुबली, ठीक है ना, वो कैसा निकल के आ रहा था। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें जो है वो सरक सरक के नीचे की तरफ आती है। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं आइस के, तो उसको बोलते हैं मोरेन्स, ठीक है ना, वो निकल के आने लगते हैं। फिर मेडियल मोराइन होता है, फिर ड्रमलिंग्स होते हैं, वहां पे रॉश माउंटेन होते हैं, एस्कैर्स होते हैं, हैंगिंग वैली होता है। ये सब के डायग्राम्स आपको वहां पे बुक्स में देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज उसको चेकआउट कर लेना, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है वो सब चीज इतना डिटेल में जाके, लेकिन आप थोड़ा सा 2 सेकंड लगेगा बुक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका शेप कैसा होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे मुद्दे की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज मैंने बता दिया, लेकिन उसमें एक और चीज है कि यार चलो इरोजनल वर्क हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है उस चीज का, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर, एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाते हैं और इसका डिपोजिशन कैसे करवाते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और हमारा आज का ये आखिरी टॉपिक है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो ग्लेशियर्स जो है वो क्या करता है, सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके जाएगा। जैसे पानी, नदी का पानी जब बह रहा था तो वो साथ में मिट्टी जो भी था या फिर पत्थर था, चट्टान था, उसको वो धीरे धीरे अपने साथ लेके जा रहा था, यानी सेडिमेंट जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट, वो सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके जा रहा था। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रहा है कि ग्लेशियर जो है वो कैरी करते हैं सेडिमेंट्स को अपने साथ में, एंड साथ में ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, इस चीज को मोरेन्स बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, बाहुबली मूवी का एग्जाम्पल देखा होगा, कैसे वो बर्फ का पहाड़ जो है टूटने लगता है, तो वो जो हीरोइन रहती है उसको बिठा के, वो लकड़ी का कुछ तो रहता है, उसको बिठा के नाव जैसा उसको वो फटाफट लेके जाता है और वहां से वो लोग कूद जाते हैं, देखा होगा आपने। तो यानी कि वो जो पूरा फ्लो होने लगता है ना, जब सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेके जब जाने लगते हैं, सेडिमेंट्स में बहुत सारी चीज आ जाती हैं, यानी कि कुछ पहाड़ के साथ साथ कुछ लकड़ी का टुकड़ा होगा, पेड़ का टुकड़ा होगा, पत्तियां होंगी, कुछ अलग टाइप के चट्टाने होंगे, छोटी छोटी पत्थर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है सेडिमेंट्स में। तो ये सेडिमेंट्स को पूरा बहा के जब एक साथ वो फ्लो करके लेके जाते हैं ना, तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इसको मोराइंस कहा जाता है। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, मोराइंस। ये भी आपको बुक में देखने मिल जाएगा, ठीक है। और यही जो मोरेन्स है ना, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट, कि कहां एग्जैक्टली जाके वो डिपॉजिट हुआ है उसका, तो उसके हिसाब से बात करें तो 4 टाइप के मोरेन्स होते हैं। एक होता है ग्राउंड मोरेन्स। ये मोरेन्स जो है वो टोटल कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के। मोरेन्स कितने टाइप के, 4 टाइप्स के हैं। तो पहला जो टाइप है यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज ग्राउंड मोरेन, ये आपको याद रखना है। पहला है ग्राउंड मोरेन्स, ग्राउंड मोरेन्स। फिर अगला अगर मैं बात करूं, दूसरा है दोस्तों यहां पे जिसका नाम है मीडियल मोरेन। ये सबके डायग्राम आप देख सकते हो बुक में जाके, मीडियल मोरेन्स, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा अगर मैं बात करूं मीडियल मोरेन के अलावा, दैट इज लेटरल मोरेन्स, ठीक है, लेटरल मोरेन्स, ठीक है, लेटरल मोरेन्स। और एक और है दोस्तों जिसका नाम है टर्मिनल मोरेन्स, ठीक है, चौथा का नाम है टर्मिनल मोरेन, ठीक है ना, टर्मिनल मोरेन। तो ये देखो 4 टाइप के मोरेन। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछता है कि राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ मोरेन, तो ये चारों के नाम आपको याद रखना है, ग्राउंड मोरेन, मीडियल मोरेन, लेटरल मोरेन एंड टर्मिनल मोरेन। तो ये मोरेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट, कि कहां जाके डिपॉजिट हो रहा है और क्या है उसके अंदर, उसके हिसाब से 4 टाइप के मोरेन्स यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। और जो डिपोजिशनल वर्क होता है ना ग्लेशियर्स का, ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करता है। जैसे कि यहां पे है ड्रमलिन्स, तो ड्रमलिन्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया, फोटो वहां पे आपको दिख जाएगा, बुक के अंदर आप देखोगे ड्रमलिन्स वहां पे है कि किस हिसाब से पूरा दूर दूर तक जमीन है, और उसके एंड में आप देखोगे तो कहीं एक ऊंचा हुआ आपको, ऊंचा सा आपको एक पहाड़ जैसा, प्लेट्यू जैसा फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, तो उसको ड्रमलिन्स बोलते हैं। फिर उसके अलावा आप देखोगे एस्कर्स है, तो एस्कर्स कैसा दिख रहा है यहाँ पे, कि एक बड़ा प्लेन सा जमीन है और बीच में उसके दरार है और कहीं पानी है, कहीं ग्लेशियर से, कहीं पे कुछ टूटा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। डायग्राम टेक्स्ट बुक में प्लीज एक बार रेफर कर लेना, आपको अच्छे से
क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्चुअल नॉलेज मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम डिस्प्ले भी नहीं कर पा रहे हम लोग और आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज आप प्लीज रेफर कर लेना। इसके लिए बार बार बोलता हूं कि बुक साथ में बैठोगे लेके तो हर चीज आपको 101% एक्यूरेसी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि कौन कौन से टाइप की मोराइंस है और किस प्रकार इनका फॉर्मेशन हो रहा है, और हर चीज यहां पे हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दिया है। तो दोस्तों बस आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखना चाहेंगे और आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों कि कैसे जो ग्लेशियर्स हमने पढ़ा ना, कैसे विंड काम करता है और लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म्स। ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि अगला लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आऊंगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा कि हवा की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है और किस हिसाब से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही स्टॉप करूंगा। उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और पूरी मेहनत करके पूरी एफर्ट्स के साथ में मैंने जितना कंसेप्चुअल नॉलेज देना था मैंने दे दिया। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है जो हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, जैसे कि फोटोज वगैरह, तो वो प्लीज आप एक बार टेक्स्ट बुक में रेफर कर लेना, हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, दिल से निकलना चाहिए लाइक, तो लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। जो भी बच्चा 9th स्टैंडर्ड में हो, हर एक फ्रेंड्स को अपने शेयर करो और बताओ कि यार इतना एफर्ट्स के साथ, इतना कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ यार सोशल स्टडी भी पढ़ाने के लिए भी कोई है। साइंस और मैथ्स तो 100% कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, वो भी बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशन के साथ, प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, सब कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जो हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत आपके डिमांड के हिसाब से जो कर रहे हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो यार इस चीज के लिए आप शेयर करो और लोगों को बताओ कि यार ये सब चीज के वीडियोस भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए। तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना एंड साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।